आज की सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे पैसिव वॉइस की संपूर्ण फार्मूलों की। मतलब आपने सहायक क्रियाएं भी सीखी, आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में भी बेसिक जानकारी ले ली, आपने टेबल भी सीखी कि किस टेंस से किस टेंस में परिवर्तित करते हैं या फिर किस टेंस से किस टेंस की सहायक क्रिया में चेंज करेंगे, किस प्रकार हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजिंग करते हैं, सब कुछ हमने सीखा है। अब कमी है तो सिर्फ एक सूत्र की, और सूत्र के बाद में बस एक्सरसाइज की। तो इस सेशन में हम लोग सभी सूत्रों को सीखने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कैसा भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का आपका वाक्य मिल जाए, कितना भी कठिन मिल जाए, दुनिया का सबसे कठिन वाक्य भी यदि आपको दिया जाता है तो आप इन सूत्रों की मदद से उसको करके दिखा पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ में सिंपल और नेगेटिव के लिए सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, ये हम चर्चा कर रहे हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट में बदलते हैं। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए कि हेल्पिंग वर्ब में जो भी वर्ब उपयुक्त हो, जिस वर्ब का आपको यूज करना हो, सिर्फ वही वर्ब यहाँ पर आप रखेंगे। ये तो आप नियम देखकर सीख ही गए होंगे। अब नोट लगा है, यदि वाक्य आपका नकारात्मक है तो नोट लगाइएगा, यदि वाक्य नकारात्मक नहीं है तो आपको नोट नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमने कंबाइन नाम यहाँ पे नियम लिया है। अगला है बी, बीन या बीइंग का प्रयोग। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि वाक्य मोडाल्स का है या फिर वाक्य फ्यूचर टेंस का है तो आप बी का प्रयोग करोगे। और यदि वाक्य परफेक्ट का है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो या तो पास्ट परफेक्ट का हो या फ्यूचर परफेक्ट का हो, यदि वाक्य परफेक्ट टेंस का है तो हम लोग BEEN का प्रयोग करेंगे। बी का प्रयोग नहीं करेंगे, बीइंग का भी नहीं करेंगे, सिर्फ बीन का प्रयोग करेंगे, BEEN। और ध्यान दीजिएगा यदि वाक्य न तो फ्यूचर का है और न ही परफेक्ट का है लेकिन कंटिन्यूअस का है तो वहां पर हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं, BEING। ठीक है, इसके आगे इसी सूत्र में देखना है आपको क्या क्या है। जो अन्य शब्द बचते हैं, अन्य शब्द मतलब कर्ता को छोड़कर जो अन्य शब्द बचते हैं उसको लिख देंगे। फिर इसके बाद में कोई भी एक उपयुक्त प्रीपोजिशन रखेंगे। प्रीपोजिशन में वैसे मैक्सिमम आपने बाई का प्रयोग सुना होगा छोटी कक्षाओं में जितने हैं, लेकिन अगर आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बाई के अतिरिक्त भी बहुत सारे प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे विथ हो गया, जैसे इन हो गया, एट हो गया, टू हो गया, इनका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन कहाँ करेंगे इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे एक्सरसाइज में। इसके बाद में प्रीपोजिशन के बाद में क्या रखते हैं, बाई, टू, एट, इन या विथ, इनमें से कोई भी एक शब्द आपको रखना है। और सबसे अंत में क्या रखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस वाक्य में कर्म कर्ता के रूप में बन गया और कर्ता कर्म के रूप में आ गया है। इसलिए यदि कर्ता में आई लिखा हो तो कर्म की जगह पर लिखने के लिए हम लोग मी का प्रयोग करेंगे। यदि कहीं कर्म में डैम लिखा है और उसको कर्ता बनाना है तो हम लोग दे बना देंगे। इसकी टेबल दी गई है, वो टेबल मैं आपको दिखा दूंगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप उससे सीख लीजिएगा कि किस प्रकार हम कर्ता को किस में बदलेंगे, कर्म को किस में बदलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके साधारण और नकारात्मक के नियम निपट गए हैं। अगर हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक के नियम, तो प्रश्नवाचक का पहला नियम है ये। प्रश्नवाचक में देखिए दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक होते हैं इंट्रोगेटिव, एक होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, यदि वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हो। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। यदि वाक्य का प्रारंभ इस तरह की किसी भी सहायक क्रिया से होता है तो वह कहलाता है इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, यदि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सबसे प्रारंभ में दिया गया हो तो उसे हम लोग कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इसको पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला है आपको WH फैमिली। ध्यान दीजिएगा यदि WH फैमिली का वाक्य दिया गया है तो WH वर्ड हम लोग रखेंगे और नहीं दिया गया है तो नहीं रखेंगे। अब WH वर्ड क्या होते हैं या WH फैमिली क्या होती है, वाई WH है, व्हाट WH है, वेयर WH है। इस तरह कोई भी आपका, या फिर आपको इस तरह समझ में ना आए तो आप ये मान के चलिए कोई भी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तो उसको हम ज्यों कहते हैं उतार देते हैं। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ये सब सूत्र बी, बीन या बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर अन्य शब्द प्रीपोजिशन में बाई, टू, एट या इनका प्रयोग या विथ का प्रयोग, और साथ में सब्जेक्ट भी रखेंगे। तो ध्यान दीजिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, जो वाक्य में दी गई हो उसी के हिसाब से जो बनेगी वही आएगी।
जैसे आप लोग आप देखते होंगे कि वाज वियर अगर दी गई है एक्टिव वॉइस के वाक्य में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग, एक वाज वियर के बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो उपयुक्त होगी वही लगाना है। अन्य नियम है आपका हु वाला। हु वाले वाक्य बहुत परेशान करते हैं, कई बच्चों को कहना बनते भी नहीं हमसे। तो ये वाक्य आज आपसे पूरी तरह बनेंगे, किसी भी कीमत पर आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे से बनने वाले नहीं है। तो हु वाले में एक साधारण सा नियम है कि सबसे पहले बाई हुम रखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बाई का प्रयोग नहीं होता है कर्म के रूप में। इसमें बाई आपका आ गया जाएगा, बाई हुम आ गया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम आर, वाज, वेयर, शैल, विल, जो भी है ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जो भी आपके वाक्य के लिए उपयुक्त हो उस हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। ऑब्जेक्ट रखेंगे मतलब कर्म रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे और अन्य शब्दों को रखेंगे। इस प्रकार हमारा हु वाला नियम कंप्लीट हो जाता है। अगला हम लोग चलते हैं पैसिव वॉइस के नियम में इम्परेटिव भी शामिल है। इम्परेटिव भी समझ लेते हैं। इम्परेटिव में क्या है? इम्परेटिव कहीं ना कहीं कहलाते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। इनमें से, इन वाक्यों में से कभी आपको प्रार्थना का भाव दिखाई देगा, इन वाक्यों में कभी आपको सलाह का भाव दिखाई देगा, इन वाक्यों में कभी कभी आदेश का भाव भी दिखाई देगा। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक पहचान और भी है, इम्परेटिव सेंटेंस में मैक्सिमम वाक्य जो आपके होते हैं वह आपकी मुख्य क्रिया से आरंभ होते हैं। मतलब वाक्य में न तो कर्ता पाया जाता है और न ही सहायक क्रिया पाई जाती है। ये आपकी मुख्य पहचान है। यदि आप इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपके प्रश्न में या फिर आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में कहीं पर क्यों शुरू में न तो कर्ता होगा और न आपके पास सहायक क्रिया होगी। इस प्रकार ये वाक्य एक्टिव वॉइस का इम्परेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इम्परेटिव को हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या करेंगे? यदि आदेश का भाव निकले वाक्य में तो आप वाक्य के प्रारंभ में लिखिए यू आर ऑर्डर्ड टू लिखकर, और इसके बाद में पूरा वाक्य जो कहते हैं उतार दीजिए। यदि लेट वाले नियम से बनाना है तो सबसे पहले लेट लगा दो, और लेट के बाद में जो भी कर्म दिया गया हो वाक्य का, यह नियम तभी लागू होगा जब वाक्य में कर्म दिया गया होगा। यदि वाक्य में कर्म नहीं दिया गया है तो हम इस नियम को लागू नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लेट आएगा, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी बी आएगी, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। इस प्रकार अन्य शब्द भी आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारे नियम आपके हो गए। किस पैसिव वॉइस में किन चीजों का प्रयोग करेंगे, किस में किसका प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पर नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि प्लीज रिमूव दिस वर्ड। यदि किसी भी वाक्य में काइंडली, प्लीज, वुड, कुड इस तरह के शब्द मिल जाते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि दिया गया वाक्य हमारा कहीं ना कहीं इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इन शब्दों को हम लोग पहले से अलग कर देते हैं। इसके छोटी सी टेबल है, ये देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे अवर नहीं है, यहाँ पर असे, ठीक है, समझ लीजिएगा। यदि कोई भी शब्द आई है जो कर्ता के रूप में लिखा है तो हम कर्म बनाते समय मीम बदल देंगे, वी का अस में कर देंगे, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, देम का दे, ये हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है।